अस्सलाम वालेकुम। कैन एवरीवन हियर मी? आवाज क्लियर है बच्चों? चलो जी, एक क्विक जल्दी से रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में क्या हुआ था, तो 2 मिनट लगेंगे। बहुत ही कम पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। अगर आप सारे पॉइंट्स को समराइज करें तो बहुत ही छोटा सा जो है वो हमने लेक्चर रखा था, और उसके अंदर लेकिन हमने उसके पास पेपर भी कर लिया था उससे रिलेटेड। तो हमने पढ़ा था बेटा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, आप पहले उसको mgh से करते थे ना कैलकुलेट, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी अजम्पशन थी कि g तो 9.81 है और कांस्टेंट रहता है। अब आपको पता है कि अगर आप अर्थ से बहुत दूर चले जाओ तो दैट्स नॉट ट्रू। सो देयरफॉर एंड यू नो दैट g विल वेरी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस r फ्रॉम द प्लैनेट्स सेंटर। तो अब g, जब आप g को कांस्टेंट नहीं अज्यूम कर सकते तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू आर नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ और व्हाटएवर सिचुएशन देयर इज। लेकिन यह है कि जब जी कांस्टेंट अज्यूम किया जा सके तभी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो अब जीपी को कैसे डिफाइन करें? जीपी की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी थी, वर्क डन in bringing this test mass from infinity as in very far away to this particular point. अब this point could be anything, मतलब इस point पे लाना है तो यहाँ की जीपी कितनी होगी, इस पॉइंट पे लाना है तो यहाँ की जीपी कितनी होगी, इस पॉइंट पे लाना है तो यहाँ की जीपी कितनी होगी, लेकिन लाना कहाँ से? फ्रॉम वेरी फार अवे। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे याद रखो कि जीपी की वैल्यू 0 होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर भूल गया तो काम खराब होगा, क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। जीपीई इन्फिनिटी पे क्या होती है? 0। अब इस पॉइंट पे जीपी का फॉर्मूला क्या होगा? ये लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, माइनस जी द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम बड़ा एम इस प्लेनेट को दे दो, छोटा एम इस रॉक का या जो भी चीज है उसका अपना मास, अपॉन आर। और आर क्या होगा? जिस पॉइंट पे आप डिस्कशन कर रहे हो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। अब इसमें नेगेटिव साइन क्यों आता है उसकी हमने ये पूरी रीजनिंग की थी। ऑब्वियसली फॉर दैट जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग, मैं सिर्फ क्योंकि रिवाइज करवा रहा हूँ। लेकिन बेसिकली ये आइडिया था कि फोर्स क्योंकि टुवर्ड्स द प्लैनेट है तो फोर्स वर्क कर रही है, देयरफॉर द सिस्टम लूजेस एनर्जी। और 0 थी इनिशियली इन्फिनिटी पे, और अब एनर्जी लूज हो रही है तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। 0 से कोई चीज कम हो तो नेगेटिव ही होती है। तो ये उसकी पूरी हमने रीजनिंग दी थी, विच इज ऑल्सो अ कॉमन रिपीटेटिव क्वेश्चन इन द एग्जाम। फिर हमने डिफाइन की थी एक चीज, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसमें एनर्जी का वर्ड नहीं है, खाली पोटेंशियल को क्या कहते हैं? सो बेसिकली किसी भी पॉइंट पे जो किसी ऑब्जेक्ट की जीपीई होती है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसको अगर उस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दो तो आपके पास जीपीई पर यूनिट मास आ जाती है। और जीपीई पर यूनिट मास इज एसेंशियली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, लेकिन इसमें यूनिट का वर्ड है, यूनिट मास। पहले खाली लिखा हुआ था हमने टेस्ट मास, उसमें यूनिट का वर्ड नहीं था, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। अब जब इसमें यूनिट टेस्ट मास आ गया, मतलब जब डिवाइड बाय टेस्ट मास हो गया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन गया। इसका सिंबल ये होता है फाई, याद रखना। और इसका फॉर्मूला है माइनस जी एम अपॉन आर। इसमें दूसरा एम नहीं है, ऑब्जेक्ट का मास इसमें कोई मैटर नहीं करता, वो है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर आप किसी पॉइंट पे फाई निकाल लो, किसी भी पॉइंट पे, ये एक प्लेनेट है, इस जगह पे आपने फाई की वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पे अगर कोई रॉक पड़ी हुई, उस रॉक का मास स्मॉल एम है और प्लेनेट का मास कैपिटल एम। इस जगह पे जब आपने फाई निकाल लिया तो फाई को मास से मल्टीप्लाई कर दो उस चीज के, तो वहां पे आपको उसकी जीपी मिल जाएगी। मतलब इस पूरे जी एम अपॉन आर के साथ एक एम और मल्टीप्लाई कर दो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है ना, जी एम एम अपॉन आर बन जाता है। So phi multiplied by m is GPE. Just rearranging this above formula. Okay. फिर हमने कहा था एनर्जी चेंजेस के बारे में आपको सवाल करने पड़ेंगे। भाई कोई एक प्लेनेट है और उसके करीब एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, वहां से यहाँ कोई सैटेलाइट आ रही है या कोई रॉक आ रही है, या पॉइंट बी से पॉइंट ए कोई सैटेलाइट या रॉक जा रही है, whatever the case is, GPE will change. So GPE जब चेंज होती है बेटा तो उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? यहाँ पे बड़ा आसान सी बात है ना, यहाँ पे जीपी निकाल लो, जीपी का फॉर्मूला पता है, निकाल लो। और यहाँ पे जीपी निकाल लो और दोनों का डिफरेंस निकाल लो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जीपी का चेंज आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे फाई निकालो, यहाँ पे भी फाई निकालो, दोनों फाई का डिफरेंस निकालो, उसे कहेंगे फाई का चेंज, डेल्टा फाई, और उस ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई कर दो जो पॉइंट ए से पॉइंट बी या पॉइंट बी से पॉइंट ए जा रहा है। अब आपको ये बताया गया था, और ये बात आपने याद रखनी है, कि जब भी कोई चीज अवे फ्रॉम द प्लेनेट जाती है, जैसे बी से ए जा रही, तो उसकी जीपीई इंक्रीज होगी, और अगर ए से बी जा रही तो उसकी जीपीई डिक्रीज होगी। तो
अगर आप अज्यूम कर लें एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स नहीं इन्वॉल्व, लाइक फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस या कोई जो भी चीज स्पेसशिप मूव कर रही है तो उसके इंजन ऑफ है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं इन्वॉल्व, तो अगर ऐसा केस है जिसमें सिस्टम आइसोलेटेड है तो सारी की सारी जीपी ने किस में कन्वर्ट हो जाना है, काइनेटिक, या अगर जीपी बढ़ रही है तो वो काइनेटिक से जीपी में कन्वर्ट हो रही है। सो देयर इज ओनली टू केसेस। अगर जीपी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उतनी ही इंक्रीज हो रही होगी, और जितनी जीपी अगर इंक्रीज हो रही है अवे फ्रॉम द प्लेनेट जाते हुए तो काइनेटिक एनर्जी उतनी ही डिक्रीज हो रही होगी। सो हमने लिख दिया चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज ऑफ जीपी, और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, राइट। बट इसमें अजम्पशन क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्सेस। सो हमने यहाँ तक पढ़ा, और फिर इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए स्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट हमने जो है वो पढ़ा था कि एक प्लेनेट से अगर आपने किसी ओके अगर आपने एक प्लेनेट से कुछ लॉन्च करना है और उसको इतने मिनिमम स्पीड देनी है कि वो स्केप कर जाए प्लेनेट की ग्रेविटी, तो उसके लिए हमने कहा था कि अच्छा यार सरफेस पे जिस स्पीड से लॉन्च करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी उसकी यहाँ पे निकाल लो, हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगी। सरफेस पे अगर आपने जीपी निकालनी है तो फॉर्मूला निकाल लो माइनस जी एम एम अपॉन आर से, यहाँ पे आर रेडियस ऑफ द प्लेनेट हो जाएगा बिकॉज सेंटर से डिस्टेंस रेडियस ऑफ द प्लेनेट के बराबर है। जीपीई और के यहाँ पे इस पॉइंट पे निकल गई। अब जब आप इन्फिनिटी पे चले जाते हो, मतलब व्हेन यू एस्केप द प्लैनेट ग्रेविटी, तो यू हैव जस्ट एस्केप, क्योंकि ये मिनिमम स्पीड थी एस्केप करने के लिए, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी अंडरस्टैंडेबली जीरो होगी बिकॉज यू विल लूज ऑल योर काइनेटिक एनर्जी बाय द टाइम यू गेट टू दैट पॉइंट। एंड जीपीई तो हमें पता है, पढ़ ही लिया, पहली बात क्या बताई थी कि जीपी इन्फिनिटी पे जीरो होती है। तो अब चेंज ऑफ जीपीई और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख के हमने जब स्पीड के लिए सॉल्व किया, स्पीड को रीअरेंज किया, ये सारी वर्किंग की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल जीपीई इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल जीपीई। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया ना, कि टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, राइट। तो हमने रीअरेंज किया, सॉल्व किया, और हमारे पास स्पीड के लिए, स्केप स्पीड के लिए ये एक्सप्रेशन आ गई 2gm/r। सो दिस इज द मिनिमम स्पीड नीडेड टू स्केप द प्लैनेट्स ग्रेविटी। अच्छा, फिर उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे पिछले क्लास में, हमने कुछ दो तीन जो क्वेश्चन किए थे मुझे याद पड़े, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 छुड़वा दिया था, फिर मैंने आपको 2 करवाया था, ये हमने 2 किया था बिल्कुल, और हमने ये इसमें निकाला था, ये स्केप स्पीड के बारे में ही क्वेश्चन था। हमने 3 किया था, क्वेश्चन 3 किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दैट वाज इट। मेरे ख्याल से हमने और इसके अलावा कुछ नहीं किया था, अगर कुछ किया था तो किसी को याद है तो मुझे बता दे, बट आई थिंक हमने बस यहीं तक किया था। एक तो पिछली क्लास में जितने लोग थे आज वो सारे एब्सेंट हैं, और जो इस पिछली क्लास में एब्सेंट थे आज वो सारे प्रेजेंट हैं। माशाल्लाह, ये भी बड़ा अच्छा से है, पूछूं किससे मैं। चलो खैर, तो अब मैं जो थोड़ा सा आगे पढ़ाने लगा हूँ ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रिलेटेड ही आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो बेसिकली पहली बात तो ये कि कुछ ग्राफ्स जो है ना वो इस A2 के अंदर आपको बड़े याद करने पड़ते हैं, कुछ ग्राफ्स हैं जिनके आपको याद रखनी पड़ेगी रीजन्स। तो उसमें से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का भी ग्राफ है। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाई, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा, -gm/r होता है। सो मतलब फाई जो है और आर जो है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप प्लेनेट से दूर जाते रहेंगे फाई की वैल्यू, मैग्नीट्यूड उसका कम होता रहेगा। इफ यू इग्नोर द माइनस साइन यू कैन से उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब आपने क्या पढ़ा है बेटा, ओ लेवल से अगर आपको बताया जा रही है ये बात, कुछ लोगों ने याद कर ली होगी कुछ ने नहीं, लेकिन एएस में कितनी दफा बताया कि इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, जैसे आर अगर डबल हो जाता है तो फाई आधा हो जाएगा, और अगर आर 3 टाइम्स बढ़ जाता है तो फाई 3 से डिवाइड हो जाएगा, और आर अगर 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो फाई 100 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब वो जितना बढ़ेगा वो उतने ही टाइम्स कम होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा रखा है, आर वर्सेस फाई का डेटा रखा है, और आर को मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस प्लेनेट। तो यहाँ से लेके देखो, जब आप सरफेस पे खड़े हुए हो तो सरफेस पे आर की वैल्यू, स्मॉल आर क्या होगा, सिंपली 1 आर के बराबर है। जब आप थोड़ा सा और आगे चले जाओगे प्लेनेट के सरफेस से, इधर आ जाओगे इस पॉइंट पे, तो आपका डिस्टेंस आर जो है वो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर क्या है, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, आर प्लस आर 2 आर। और जब आप इस पॉइंट पे आ जाओगे तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 3 आर, और जब इस पॉइंट पे आ जाओगे तो आपका टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा 4 आर। तो आर की ये वैल्यूज लिख लें। अब इन पे मैंने आपको एक बार बता दी कि एट द सरफेस द वैल्यू ऑफ फाई ऑफ एनी प्लेनेट और एनी स्टार इज सिंपली 1 फाई, और उसके साथ माइनस साइन भी लगा दिया क्योंकि माइनस साइन फॉर्मूला में है, तो -1 फाई। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट मैंने बनाया है
यहाँ पे वैल्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है r, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एसेंशियली यहाँ पे लिख लिया जाए अगर, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 5। क्या ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट देखो, वो इस पॉइंट से डील कर रहा है। अब वो यहाँ पे r की वैल्यू डबल हो गई, मैं यहाँ पे जब खड़ा हूँ तो फाइव की वैल्यू, मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन नेगेटिव में बना हुआ है पूरा ग्राफ। आप बोल रहे हो यार फाइव कम हो रहा है तो ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो एवरीथिंग इज बिलो द एक्स एक्सिस, ये सब नेगेटिव में चल रहा है, सब कुछ नेगेटिव में चल रहा है, फॉर्मूला में माइनस साइन है। सो देयर इज नथिंग ड्रॉन अबव द एक्स एक्सिस, एवरीथिंग इज ड्रॉन बिलो द एक्स एक्सिस। अच्छा, अब इस पॉइंट पे डिस्टेंस डबल हो गया, 2r हो गया, फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 मतलब 0.55। तो मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है ये वाला तो है 2r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 मतलब 0.55 लिख दूं। यहाँ पे लिख देता हूँ, और माइनस साइन भी लगाता रहता हूँ। अच्छा, अब 3r पे क्या होगा, 5/3, तो 0.33 या 0.3 लिख देते हैं, चलो अभी जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी सेक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, और चौथे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो बनाना चाहिए, 4r तक सबको याद होनी चाहिए वैल्यूज। थोड़ा सा इसको नीट करना है, तो यहाँ पे जगह बना रही दिखने के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4, तो -0.255। ये ग्राफ आपको याद रखना है बेटा, ये ग्राफ आपको याद रखना है, ये बनाने के लिए आएगा, और 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, लिटरली जस्ट हैव टू स्केच द ग्राफ और मे बी प्लॉट इट एक्यूरेटली। तो बड़ा आसान से मार्क्स हैं अगर आपको ये ग्राफ फॉर्मूला के हिसाब से याद हो जाए। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड आर। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है क्या चीज। ये बेसिकली ये बता रहा है कि यार मतलब इस पॉइंट पे मैं बोलता हूँ भाई फाइव जो है उसकी वैल्यू एक सर्टन वैल्यू -500 है, -1000 है, वट एवर इट इज। वो ये बताना चाह रहा है कि यार यहाँ पे फाइव की वैल्यू आपको असल में ये बता रही है कि भाई यहाँ पे मैं कहता हूँ फाइव की वैल्यू -1000, चलो जी -1000 जूल्स पर केजी, जूल्स पर केजी इसका यूनिट होता है। अब ये -1000 जूल्स पर केजी जब लिखा हुआ है तो ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, ये लैग कर रही है आपके पास स्क्रीन, तो ये मसला पता नहीं कब खत्म होगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि स्क्रीन जो है लैग कर रही है खत्म हो, फिर मैं बात अपनी पूरी कर सकूँ, बिकॉज यू कांट सी व्हाट आई एम राइटिंग नाउ। राइट, नाउ यू कैन सी व्हाट आई एम राइटिंग। अच्छा, अब मैं जरा इसको दोबारा से बात को करता हूँ। 1 मिनट रुकना बेटा, बस मुझे 1 मिनट देना था। सो बात बच्चों ये हो रही थी कि यार ये जो ग्राफ है आप ये याद रख लिया। अब मैं कह रहा था फाइ का मतलब भी तो समझो, क्योंकि आप लोग पहली क्लास पिछली क्लास में नहीं थे, अब मेजॉरिटी ऑफ यू, सो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन अगेन कि फाइ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो एट सम रैंडम पॉइंट फ्रॉम द प्लेनेट यू से कि यार फाइ की वैल्यू है जी -1000, सो फाइ है -1000। व्हाट डज दैट मीन, you can even ignore the minus sign at this point, but like what does this mean, -1000 joules per kg, what does this number mean? ये नंबर ये बोल रहा है कि इस पॉइंट का जो फाइ है वो -1000 है। अब ये पॉइंट की उस वो जो पॉइंट इन स्पेस है, वो जो जगह है स्पेस में, ये उसकी प्रॉपर्टी है। इट हैज नथिंग टू डू विद कि वहां पे क्या चीज मौजूद है क्या नहीं है। मतलब कि आप ये बताना चाह रहे हो कि ग्रेविटी जो ये प्लेनेट प्रोड्यूस कर रहा है अपने अराउंड, ग्रेविटेशनल फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस पॉइंट पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसकी वैल्यू यहाँ पे -1000 है। अब ये प्रॉपर्टी बता क्या रही है, अगर आप इसके यूनिट पे गौर करो तो आपको पता चल जाएगा आपको क्या बता रही है। इसका यूनिट है जूल्स पर केजी। तो ये बताना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट आएगा ना इस पॉइंट पे, तो उसकी जीपीई कितनी होगी, 1000। और अगर आपके पास कोई 2 kg का ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे, तो उसकी जीपीई कितनी होगी, 2000। और अगर 3 kg का होगा तो उसकी जीपीई कितनी होगी, 3000।
और अगर आपके पास 10 kg का ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी जीपी कितनी होगी 10,000। सो दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जो फाई की वैल्यू वो ये बताती है कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ी थी इस चैप्टर में पहले, और उसका आपने फॉर्मूला पढ़ा था G इज इक्वल टू Gm/r²। अब इस पॉइंट पे आप G की वैल्यू पढ़ लेते थे यार, कहते थे अब यहाँ पे G की वैल्यू ना 100 है। व्हाट डज दैट मीन? अब उसका यूनिट होता था 100 न्यूटन पर केजी। तो वो ये बताता है इस पॉइंट पे जो भी चीज आएगी ना, अगर वो 1 केजी की होगी तो उस पर फोर्स लगेगी 100 न्यूटन की। अगर वो 2 केजी होगी, 2 केजी की होगी तो उस पर फोर्स लगेगी 200 की। 10 केजी की होगी तो 1000 की फोर्स लगेगी। 20 केजी की होगी तो 2000 की फोर्स लगेगी। एसेंशियली फोर्स कैसे निकालते हैं आप ग्रेविटी की? mg, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट। और फाई आप कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे? ओ सॉरी, फाई नहीं, जीपीई कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे? जीपीई बड़ा आसान है, फाई एम। उस पॉइंट पे आपको फाई पता हो और उसी ऑब्जेक्ट का मास पता हो जो उस पॉइंट पे मौजूद है, तो फाई और एम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। मतलब अगर आप फाई को ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई करो तो आपको उसकी जीपी मिलेगी, और अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो स्मॉल जी है उसको मास से मल्टीप्लाई करो तो आपको फोर्स मिल जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर दोबारा लैग आ रहा है तो मुझे प्लीज एक दफा चैट में इन्फॉर्म करोगे कि सर लैग आ रहा है, ऐसा कोई इशू आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई इज दिस लैगिंग। अच्छा खासा स्मूथ चलता है। लैग आ रहा है या आपको स्मूथ नजर आ रही स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन मूविंग और इज इट स्टक? हेलो एवरीवन, आई कैन सी। अच्छा अब आ रही है स्क्रीन, कभी चलती है फिर कभी लैग हो जाती है। चलो एनीवेज, लेट्स कीप गोइंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर कॉन्सेप्ट बिफोर मूविंग ऑन टू some questions that we will do today. अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर दो प्लैनेट्स हैं, आप दो प्लैनेट्स के बीच में खड़े हो एक पॉइंट पे, लेट्स कॉल दिस पॉइंट पी। एक प्लैनेट इधर है जिसका मास कैपिटल एम रख लेते हैं, एक प्लैनेट इधर है जिसका मास हम स्मॉल एम रख लेते हैं। अब both planets are going to produce their own gravitational field. So कुछ इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट इस वाले प्लेनेट का भी यहाँ पे आएगा, कुछ इस वाले प्लेनेट ने भी इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड अपनी प्रोड्यूस करनी है। मतलब इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो फाई की वैल्यू होगी, इट विल बी बिकॉज ऑफ द प्लैनेट वन एज वेल, प्लस इट विल ऑल्सो बी ड्यू टू द अदर प्लैनेट एज वेल। दूसरा प्लैनेट की वजह से फाई वन और फाई टू, प्लैनेट वन और प्लैनेट टू के दोनों से आप जब फाई निकाल लोगे इस पॉइंट पर, दोनों को ऐड कर लोगे तो आपको टोटल उस पॉइंट पे एक्चुअल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप दैट मेक्स सेंस। अब ये पॉइंट जब हमने ऊपर पढ़ा था जी के लिए, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए, अगर आपने रिकॉर्डिंग्स देखी हैं, इफ यू आर स्टेइंग अप टू डेट विद द रिकॉर्ड विद द लेक्चर्स, देन यू मस्ट नो कि यही बात मैंने सिखाई थी जब रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी होती थी तो कुछ मामला डिफरेंट होता था। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो जो मैंने पॉइंट बनाया हुआ बीच में, उसमें मैं जो ओवरऑल जी निकाल रहा हूँ उसमें दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन रखी है। जी की डायरेक्शन होती है, मैंने लिखा G1 और G2। G1 लेफ्ट की तरफ है, G2 राइट की तरफ है। और ओवरऑल जब मैं जी निकालने जा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, देख रहे हो? माइनस कर रहा हूं। वाई? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जी को वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या थी? फोर्स पर यूनिट मास, न्यूटन पर केजी। तो फोर्स इज अ वेक्टर, फोर्स पर यूनिट मास इज आल्सो अ वेक्टर। तो यहाँ पे इनकी डायरेक्शंस को देखा जाता है और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये वाला प्लैनेट इस तरफ अट्रैक्ट करता है, ये वाला प्लैनेट इस तरफ अट्रैक्ट करता है, तो दोनों को माइनस करके ओवरऑल फील्ड स्ट्रेंथ निकाली जाती है। लेकिन अब फाई के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? फाई के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा कि बीच में अगर आपने फाई निकालना है तो क्या करें? प्लस कर दें। एक ड्यू टू ये वाला प्लैनेट, ड्यू टू कैपिटल एम मास वाला प्लैनेट, और एक ड्यू टू स्मॉल एम मास वाला प्लैनेट। आई होप दैट मेक सेंस। अब इसके अंदर आप फाई वन को अगर आपने निकालना होगा तो क्या एक्सप्रेशन बनाएंगे? इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी हार्ड, इट्स गोना बी प्रीटी सिंपल। आप बड़े आराम से कर सकते हो, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख भी सकते हो। चलो हम लिख भी लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा है, क्लैरिटी आ जाएगी। अभी ये नोट्स अपलोड नहीं हुए तो इनके अंदर थोड़ा सा और हम इसको डिटेल कर देते हैं। तो अगर मैं इक्वल टू डालूं फाई वन बेटा, अगर मैंने लिखना होगा
इस पॉइंट पे जब मैंने ये वाले प्लेनेट की वजह से फाई निकालना है तो क्या होगा, फाई का फॉर्मूला साइड पे अगर आपको याद हो, एक दफा दोबारा लिख देता हूँ, -gm/r होता है। अब हमने जब इस प्लेनेट से यहां तक डिस्टेंस लेना है तो वो तो है r, तो यहाँ पे तो सिंपली इस डायग्राम के हिसाब से मैं क्या लिखूंगा, माइनस जी कैपिटल एम, क्योंकि इस प्लेनेट का मास कैपिटल एम है, ऑन आर। ये मेरा फाइव वन हो गया, ठीक है। फाइव वन के लिए एक्सप्रेशन ये लिख दी गई है। अब फाइव टू के लिए यहाँ एक्सप्रेशन लिखते हैं और दोनों को करना है ऐड, तो यहाँ भी ऐड कर दिया जाता है। एक और ब्रैकेट ओपन कर दूंगा ताकि दोनों का जो नेगेटिव साइन है वो सेपरेट रहे। तो ऑब्वियसली अब दोबारा से फॉर्मूला है gm/r², -gm/r², तो g लिख दिया। अब जो m लिखूंगा वो ये वाला लिखूंगा, जो भी इस प्लेनेट की मास की वैल्यू है। आई एम जस्ट ट्राइंग, मैंने m अलग अलग करके क्यों लिखे, मैं इनको m1 m2 भी बोल सकता था, छोटा m बड़ा m करके भी लिख दिया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वैल्यूज क्या यूज करनी है। सो यहाँ पे जो भी वैल्यू उस प्लेनेट की मास की होगी वो यहाँ आएगी। उसके बाद r, अब डिस्टेंस जो है वो नीचे होता है अपॉन r, बट उसका मतलब क्या होता है, r एक्चुअली मीन्स कि इस प्लेनेट का, इस पॉइंट का उस प्लेनेट से क्या डिस्टेंस है। तो नीचे आपको दिया गया है कि दोनों प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है, तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस हो गया दैट वुड बी x माइनस आर। होपफुली दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो जब हम इसको ऐसे रख लेंगे तो हमारे पास कंबाइंड फाई की वैल्यू आ जाएगी, जो हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड इट एनीवेयर, लाइक यू कैन बी टोल्ड कि यहाँ एक पॉइंट है, लुक एट द रैंडम पॉइंट दैट आई हैव ड्रॉन, लाइक ऊपर जहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ उससे भी ऊपर। अब इस पॉइंट पे फाई की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा, कैसे पता लगेगा भाई। यहाँ से अगर आपको डिस्टेंस दे दिया गया है और यहाँ से आपको डिस्टेंस दे दिया गया है, तो दोनों प्लेनेट का फाई डालो और दोनों को ऐड करो, यहाँ पे फाई आ जाएगा, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप दोनों प्लेनेट का जी निकाल रहे होते इस पॉइंट पे, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे होते, अब मामला थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि फाई इज अ स्केलर, एनर्जी स्केलर होती है। आपने एएस में पढ़ा था, आपने ओ लेवल में भी पढ़ा था, आईजीसीएसई में, कि एनर्जी तो स्केलर होती है, तो एनर्जी पर यूनिट मास भी स्केलर ही होगा ना, इसलिए फाई को स्केलर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट लिख देता हूँ, इसको आपने बात को बल्कि लिखा हुआ तो है ऑलरेडी, मस्ट बी ट्रीटेड लाइक स्केलर। स्केलर क्वांटिटी को बस आप ऐड कर देते हैं, खत्म, उसकी डायरेक्शन नहीं होती कुछ। लेकिन अगर यहाँ पे आपको बोलता है यार ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तो निकालो, अब वो मामला थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G1 की डायरेक्शन ये होती, G2 की डायरेक्शन ये होती, दोनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होता है, डायरेक्शन भी डिफरेंट होती है। अब इनके बीच में पता नहीं क्या एंगल है, ठीक है, और उस एंगल का हिसाब रखते हुए आपको एक वेक्टर डायग्राम बना के वेक्टर एडिशन करनी पड़ती। अब वेक्टर एडिशन आपने कहाँ सीखी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि A2 में आ जाएगा सवाल, मैंने तो नहीं कहीं देखा, बट पुराने जमाने में ए लेवल में 20 साल पहले ऐसे सवाल भी आ जाते थे। और बल्कि 80s में 90s में वो तो बोल देते थे निकालो, क्योंकि वो कहते थे यार आपने एएस में वेक्टर एडिशन करना सीखी हुई है। अब आपको ये G1 पता है और G2 आपको पता है, चलें भाई आप दोनों का वेक्टर एडिशन के थ्रू ऐड करें। अब वेक्टर एडिशन आप लोगों को मैंने एएस में पढ़ाई थी चैप्टर 1 के अंदर, जो मेरे स्टूडेंट है यहाँ पे रयान बैठा हुआ है, बाकी तो जो है वो एएस में मेरे साथ शुरू में नहीं था। तो वेक्टर एडिशन कैसे आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई है कि वेक्टर में एक वेक्टर होता है, दूसरा वेक्टर होता है, फिर उनको हेड टू टेल ज्वाइन करके रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया जाता है। कैसे, दोबारा बना के दिखाता हूँ, ये दो वेक्टर्स हैं, हेड टू टेल ड्रॉ किया, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। बट अगेन आई एम जस्ट डाइग्रेसिंग, यू विल नॉट नीड टू डू दैट इन योर एग्जाम, आई एम प्रीटी श्योर, प्रीटी कॉन्फिडेंट, ठीक है। लेकिन अगर कभी गलती से आ भी जाए, सपोज कर लो आज से 20-25 साल से तो नहीं आया, लेकिन आ भी जाए, तो वो कैम्ब्रिज वाले बोल सकते हैं भाई आपके सिलेबस में एक स्टेरिक में उन्होंने छोटी सी बात लिखी हुई है, थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके सिलेबस में उन्होंने एक स्टेरिक में बात लिखी हुई है, ऑल नॉलेज ऑफ एएस इज अज्यूम्ड। मतलब जो बंदा आपका पेपर बना रहा है वो कह रहा है कि भाई इस बच्चे की जो एएस की सारी नॉलेज है वो मुझे पता है कि इसको आता है सब, सही है। अब अगेन मैंने पूरी बात लिख दी है, वो मुझे शायद पता नहीं स्क्रीन पे नहीं आ रहा है या नहीं, बट एनीवेज, सो लेट्स कीप गोइंग। अब ये जो आपने एक्सप्रेशन बनाया, ये एक्सप्रेशन जो है, इसको अगर मैं इसको ग्राफ करने की कोशिश करूं, इफ आई वांट टू मेक अ ग्राफ ऑफ फाई वर्सेस आर, फाई, ये फाई वर्सेस आर का मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, राइट। तो एक ग्राफ बनेगा जिसके y एक्सिस पे होगा फाई और x एक्सिस पे होगा r, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड वाला प्लेनेट। अब सारे पॉइंट्स पे मैं फाई की वैल्यू निकालूं, पहले यहाँ r की वैल्यू डालूं, यहाँ पे फाई की वैल्यू निकालूं, हर पॉइंट पे मैं फाई को कैलकुलेट करता जाऊं,
आर की वैल्यू चेंज करके, और एक प्लेनेट से लेकर दूसरे प्लेनेट तक मैं फाई की सारी वैल्यूज ले लूँ, तो टेबल में एक जगह जो है वो आर और दूसरी जगह फाई की वैल्यूज आती जाएंगी। अब इनका ग्राफ प्लॉट कर लो। पहली बात तो ये रियलाइज करो बेटा कि इसमें भी माइनस साइन है और इसमें भी माइनस साइन है, तो जो भी नंबर आएगा इधर भी नेगेटिव नंबर होगा, इधर भी नेगेटिव नंबर होगा। व्हेन यू ऐड देम टुगेदर यू विल स्टिल गेट अ नेगेटिव नंबर। तो फाई की वैल्यू दो प्लैनेट्स की ऐड तो करेंगे आप, लेकिन आंसर ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा। नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो नेगेटिव ही आंसर आता है। -50 और -100 क्या होता है? -150। सो यू विल हैव ऑल द वैल्यूज दैट विल बी गोइंग इन नेगेटिव ओनली। अब वही सिचुएशन मैंने दोबारा कॉपी किया डायग्राम ऊपर से नीचे, और उसको मैंने अब आपको डिपिक्ट किया कि फाई एक प्लेनेट के सरफेस से लेके दूसरे प्लेनेट के सरफेस तक जैसे आप जाओगे तो कैसे वेरी करेगा। अब ऐसे वेरी करेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, द वे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट। अब इसको समझो। इस प्लेनेट के सरफेस के पर फाई की ओवरऑल वैल्यू ज्यादा आ रही है, सो वी कैन सेफली अज्यूम के ग्रेविटी ऑफ लेफ्ट प्लैनेट, जो लेफ्ट साइड में प्लैनेट है। अच्छा, ये मैं प्लैनेट प्लैनेट बोल रहा हूँ, लेकिन ये मून्स भी हो सकते हैं, स्टार्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, इज स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे ओवरऑल जो फाई की वैल्यू आ रही है उसकी अगर आप वैल्यू देखो तो इट इज मोर नेगेटिव। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब ये होगा सपोज कर लो -5 मिलियन, वट एवर द नंबर इज, राइट। और दूसरे प्लेनेट के सरफेस पे जब मैं गया हूँ, चलते चलते जब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू लेस नेगेटिव है, द मैग्नीट्यूड इज स्मॉलर, लाइक लेट सपोज इट्स 3 मिलियन ओनली। अगर ये सिर्फ -3 मिलियन है, राइट, तो मैं कह सकता हूँ इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे वीक है। तो हम इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट करके ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी ऑफ दिस प्लैनेट इज वीकर। अब ये टोटली जो चीज है डिपेंड करती है प्लैनेट की डेंसिटी के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये सब प्लैनेट की मास के ऊपर डिपेंड करता हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि प्लैनेट के रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि प्लैनेट की जो ग्रेविटी है या जो प्लैनेट का पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा तुमने? -gm/r। सो प्लैनेट का इस पॉइंट पे, इस प्लैनेट की वजह से फाई की वैल्यू क्या होगी? डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, मतलब प्लैनेट के रेडियस पे नहीं सिर्फ डिपेंड करता, बल्कि उसके अलावा प्लैनेट के मास पे भी डिपेंड करता है। सो आई कैन से कि हाँ, ये प्लैनेट की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो आपने ये नहीं अज्यूम कर लेना कि भाई जो प्लैनेट छोटा है उसकी ग्रेविटी वीक होगी, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है वो प्लैनेट मास में ज्यादा हो, ऐसा होता है ना, चीज छोटी होती है लेकिन ज्यादा हैवी होती है। लाइक आपका क्या एग्जांपल दो, डेंसिटी आप लोगों ने ओ लेवल से पढ़ना शुरू किया हुआ है। प्लास्टिक का कैलकुलेटर उठाओगे, वेट में बहुत कम है, उसका मास बहुत कम है। अब आपका फोन प्रॉब्ली साइज में आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर से छोटा है, बट वो हैवी है ज्यादा क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो एनीवेज, बात ये हो रही थी कि जिस प्लेनेट की भी ग्रेविटी स्ट्रांग होगी उसके सरफेस पे, तो ओवरऑल फाई की वैल्यू वहां पे ज्यादा नेगेटिव आई। अब इसमें एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस ग्राफ। तो हमने एक बात कर दी कि ग्राफ हमेशा नेगेटिव रहेगा। जिस प्लेनेट के सर्फेस पे ग्रेविटी स्ट्रांग होगी वहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू कम होगी, जिसकी ओवरऑल ग्रेविटी वीक होगी, वहां पे मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा। अब ये पॉइंट देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ग्राफ का ग्रेडियंट जो है, अगर मैं इसका टेंजेंट बनाऊं तो इसका ग्रेडियंट आ रहा है 0। अब मैंने साथ में लिखा है कि अगर इसका ग्रेडियंट 0 आ रहा है तो यहाँ पे g इज इक्वल टू 0 है। g क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो साथ में, ताकि किसी को भूल ना जाए कि ये g क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ इसके यूनिट्स, न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी जी की वैल्यू होती है। तो इस पॉइंट को मैंने नल पॉइंट कहा है, ये नल पॉइंट है। व्हाट इज दिस पॉइंट रिप्रेजेंट, और इसके ग्रेडियंट का इससे क्या ताल्लुक है? अब जरा एक बात गौर से देखना। इसी तरह की सिचुएशन जब हमने ग्राफ की थी फॉर द वैल्यू ऑफ जी बिटवीन द टू प्लैनेट्स, तो हमने इस तरह ग्राफ किया, और वही जो नल पॉइंट आता है ना, जहां पे जी की वैल्यू 0 होती है, वहां पे तो ग्राफ अब जी का बना हुआ है, अभी फाई का ग्राफ तो नहीं है, तो जी की वैल्यू जहां 0 होगी वहां पे वैल्यू ऑब्वियसली ग्राफ 0 से पास करेगा। सो यू कैन सी द नल पॉइंट, वहां जी की वैल्यू 0 है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका मतलब कि ये वाला जो ग्राफ है जी का, और ये जो फाई का ग्राफ बना रहा हूं मैं अभी, इनका आपस में कोई लिंक है। और लिंक आपको अगर अभी तक समझ में नहीं आया जो मैंने अभी बताने की कोशिश की है, तो मैं इसको एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ। ये वाला जो ग्राफ है बेटा फाई का,
इसका जो ग्रेडियंट है ना वो जी की वैल्यू प्रोवाइड करता है। क्या कह रहा हूं? इस ग्राफ का ग्रेडियंट जी की वैल्यू प्रोवाइड करता है। अब जरा नोटिस करना, इस रिलेशनशिप को एक्सप्लिसिटली लिख दिया जा रहा है, ये जी है और ये फाई है। फाई का जो ग्राफ होता है ना, फाई वर्सेस आर का जो ग्राफ होता है, इसका ग्रेडियंट जो है वो क्या देगा? इसका मैग्नीट्यूड देगा। यहां पे मैंने ये बात लिख दी, ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल ग्राफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। साथ में मैंने एक बात और लिखी है, इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो होगा ये कि जब आप फाई का जो ग्रेडियंट निकालेंगे ना कहीं पे भी, जैसे आप फाई का यहाँ पे ग्रेडियंट निकालते हैं, अब फाई का आपने यहाँ जब ग्रेडियंट निकाला बेटा, तो ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव आएगा क्योंकि ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो आपका यहाँ पे पॉजिटिव ग्रेडियंट आ रहा है, पॉजिटिव ग्रेडियंट आ रहा है। यार ये तुम लोगों को, मुझे लग रहा है मैं जब भी बोल रहा हूँ ना स्क्रीन लैग कर रही है, क्योंकि मेरे पास तो मुझे नजर आ रहा है कि मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन पीछे चल रही है। मुझे ये बड़ी टेंशन हो रही है कि बात साथ साथ एनिमेट हो रही है चीज़ या नहीं हो रही। सो आई वाज जस्ट पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस, आई विल जस्ट से इट अगेन। मैं इस पॉइंट का बेटा अगर ग्रेडियंट निकालता हूँ, स्लोप निकालता हूँ, तो इसका स्लोप है पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव ग्रेडियंट। इसका मतलब है कि जी की वैल्यू यहाँ पे, वैल्यू तो वही होगी जो ग्रेडियंट की वैल्यू, वो जी की वैल्यू होगी, लेकिन जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। जी यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब जरा नोटिस करना, मैं इस प्लेनेट के करीब हूँ, मैं इस वाले प्लेनेट के करीब हूँ, मतलब आई एम समवेयर हियर। जितना ज्यादा ग्राफ का स्लोप होगा उतना ज्यादा जी की वैल्यू ज्यादा होगी। ये देखो, जितना ज्यादा ग्राफ शुरू में स्टीप था, जी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। अब वहां पे आपने नोटिस किया, दोबारा से देखें, ग्राफ का स्लोप क्या है? पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन जी की वैल्यू जो है वो ग्राफ पे क्या है? यहाँ पे तो जी की वैल्यू प्लस में तो नहीं चल रही ना, नेगेटिव में चल रही है। जी की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक जी की वैल्यू नेगेटिव में चल रही है, और यहां से लेकर यहां तक आपका जो नीचे फाई का ग्राफ था, फाई का जो ग्राफ था उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव में चल रहा था, पॉजिटिव ग्रेडियंट चल रहा है, और जी की वैल्यू नेगेटिव चल रही है। अब यहां से ग्रेडियंट हो गया नेगेटिव, ग्राफ नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप है। लेकिन अब जी की वैल्यू देखो ऊपर, जी की वैल्यू हो गई पॉजिटिव, जी की वैल्यू अब प्लस में आ रही है। यहाँ पे तो जीरो से ऊपर सारी वैल्यूज प्लस में आएंगी ना, तो आपने ये बात समझ ली। सेकेंडली बात चेक करो कि नल पॉइंट पे जी की वैल्यू जीरो होती है, तो उस जगह पे ही ग्राफ का ग्रेडियंट भी, फाई के ग्राफ का ग्रेडियंट भी जीरो है। और एक बात याद रखनी है कि फाई का ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। तो ये हो गई सारी बात। और ये जी और फाई के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको प्लीज अच्छे तरीके से याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम कम इसको पूछते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि एकदम से पूछ लेना। 5 साल तक आप देखोगे इस बात पे कोई सवाल ही नहीं आएगा, फिर एकदम से वो पूछ लेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करना इतना मुश्किल हो रहा होता है कि पता नहीं कहाँ फंस गए हैं आप। लेकिन इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। फाई के जो ग्राफ का ग्रेडियंट है ना बेटा, वो जी की वैल्यू देता है। एडिशनली एक बात और याद रखनी है कि जो भी साइन फाई के ग्रेडियंट का आएगा, उस साइन को उल्टा करेंगे तो जी की वैल्यू सही मिलेगी। अब if they are not interested in direction, you can forget the negative part, but if they are interested in the direction, then you will have to remember कि सिर्फ ग्रेडियंट निकाल के नहीं जान छूट जाएगी, ग्रेडियंट निकालने के बाद उसके साइन को फ्लिप करेंगे तो जी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो यहीं तक पढ़ाना था आज। अब मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस टैकल करने हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ जरा कुछ देख लेते हैं सवालात। पहले ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा जो हमने क्वेश्चंस किए, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है ये। आपकी जो फाइल है पास पेपर की P4 वाली, इसके अंदर पेज नंबर 15 है ये। मतलब आप, यू विल कम अंडर द सब हेडिंग ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट, एंड देन यू विल स्क्रॉल डाउन टू क्वेश्चन नंबर 4, एंड देन यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन। सो अब ये मई जून 2020 पेपर 4 का क्वेश्चन है। पहला पार्ट, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये तो हमें पता है क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग। अब ये तो डेफिनेशन तो आपको पता है ना कि आपने याद करनी है, तो जल्दी से जरा इसकी डेफिनेशन ना उठा के बस लिख लेते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाना जी। ये रही डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन होगी मेरे पास, वर्क डन ऑन अ यूनिट टेस्ट मास इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट।
तो वट एवर दैट पॉइंट इज, आप पॉइंट लिखा हुआ है ना हमने, द पॉइंट लिख के दे दिया। ओके, पहला पार्ट तो ये कि ये तो डेफिनेशन हमने याद करनी है। अब ये वाला जो सवाल है इसमें आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, पढ़ो जरा, सवाल समझ में आ जाएगा। अभी 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 हमने एक ही चीज़ की है पूरा इस लेक्चर के फर्स्ट हाफ में, ये चीज़ समझिए। इस क्वेश्चन को पढ़ो खामोशी से, फिर उसके बाद इसको डिस्कशन करते हैं कि क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। बड़ी सीधी सी बात है। ओके, आई थिंक सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, जरा जल्दी से इसको देख लेते हैं क्या बात हो रही है इसमें। अब क्वेश्चन की वर्डिंग में इतना घूमने की जरूरत नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बात ऑलरेडी मैंने आपको ग्राफ पूरा स्टेप बाय स्टेप बना के दिखाया था। एसेंशियली आपने वही चीज रिपीट करनी है। एन आइसोलेटेड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, एक स्फीयर है, मतलब स्फीयर, अब वो प्लेनेट हो सकता है, स्टार हो सकता है, कुछ भी है, उसका मास m है। उसका जो सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू उन्होंने कहा है फाई है। फाई जब लिख रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं बेसिकली 1 फाई है। उसका मैग्नीट्यूड दे दिया, खाली खाली मैग्नीट्यूड दिया है, साइन नहीं बताया। साइन तो आपको पता है ना, लेकिन साइन क्या होता है, साइन होता है फाई का नेगेटिव। तो आपने खाली 1 फाई नहीं लिखना, बल्कि आपने बोलना है कि सरफेस पे उसकी वैल्यू है -1 फाई। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि ऑन फिगर 1.1 शो द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विद डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार। हमने डिस्टेंस को r रखा था, इन्होंने बोला यार डिस्टेंस को d कह दो। फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर फॉर वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू 4r। r इज द रेडियस, सो फ्रॉम r, मतलब मैंने ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है, मुझे यहाँ से नहीं स्टार्ट करना, इस पॉइंट में मुझे कुछ भी नहीं बनाना। आपका सारा जो सिलेबस है उसके अंदर सारी बातें सरफेस से बाहर की तरफ शुरू होती हैं, तो इस तरफ से ग्राफ बनाना है मुझे। अब सरफेस पे मैं अगर स्टार को या स्फीयर को बना के भी दिखा दो, अभी हमें ये दूसरी दफा कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर ये चीज। उन्होंने बस अब जरा बातें डिफरेंट तरीके से लिखी हैं। उन्होंने डी रखा है डिस्टेंस को, और फाई की वैल्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अब सरफेस पे जब आप खड़े होंगे बेटा यहाँ पे, तो आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या होगा, आर। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या हो जाएगा, 2r। थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या हो जाएगा, 3r। और थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या हो जाएगा, 4r। अब फाई की वैल्यू सरफेस पे क्या है, -1 फाई। इसको प्लॉट कर लें पहले, इसको प्लॉट कर लें, r कॉमा -1 फाई, यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। मैंने प्लॉट कर दिया, पता नहीं तुम लोगों को नजर आ रहा है या नहीं, अभी आ जाएगा नजर। r कॉमा -1 फाई पे प्लॉट करोगे, ओके। एंड देन उसके बाद जब आपके पास 2r पे आप चले जाएंगे, अब क्या होगा r को, अब आपने बताना है। भाई आपको याद होना चाहिए ना, फाई का फॉर्मूला क्या है, -gm/r। सो फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने पे क्या होता है, जब r डबल होगा तो फाई आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0.55, 5/2। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2r पे, -0.5। उसके बाद 3r पे क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी से, 1/3, तो -0.335। इसको कहाँ पे प्लॉट करूंगा, ये 0.4 है, 0.25 है, इट्स गोना बी समवेयर ओवर हियर। यू विल ऑब्वियसली हैव टू ड्रॉ इट एक्यूरेटली। मैं भी जरा जल्दी में कर रहा हूँ, बॉक्सेस देख के सुकून से 0.33 को ढूंढ के फिर बनाना, जल्दी कोई नहीं है। 3 मार्क का क्वेश्चन है, यू कैन स्पेंड लाइक 2 to 3 4 मिनट्स ऑन इट, तो जल्दी नहीं है यहाँ पर। 0.25 तो आराम से मिल जाएगा, 0.25 यहाँ पे होगा। अब इसको आपने एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन करके दो, स्मूथ कर्व होना चाहिए, मेरा अभी भी स्मूथ नहीं बन रहा।
ठीक हो गया, राइट। ये ग्राफ बनेगा। तो अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, और नहीं है तो बेटा इसको कंप्लीट करो। वैल्यूज के साथ लिखना प्लीज, स्केच करना, 1-2 मिनट में दे रहा हूँ, उसको कंप्लीट करें प्लीज। सर आप मुझे सारी रिकॉर्डिंग्स और नोट सेंड कर देंगे ताकि मैं सारा कंप्लीट कर लूँ। जी बेटा अलीशा, देयर इज अ गूगल क्लासरूम दैट यू विल ज्वाइन, एंड एवरीथिंग, ऑल द नोट्स, ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस, ऑल द रिकॉर्डिंग्स आर देयर इन दैट गूगल क्लासरूम। सारे लिंक्स वहाँ से आपको हर चीज़ के मिल जाएंगे, आप आराम से कैचअप कर सकते हो, एवरीथिंग इज इन देयर, यू विल गेट इट। मुझे आज मैसेज करना क्लास के बाद, मैं आपको भेज दूँगा। अच्छा, सो इफ यू आर डन विद दिस तो हम पार्ट सी को देख लेते हैं। पार्ट सी इतना मुश्किल तो नहीं है, पार्ट सी आसान सा है, और जरा गौर से रीड करें इस क्वेश्चन को, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बल्कि टफ है, उसकी वर्डिंग थोड़ी सी इन्होंने जो है ना वो अजीब सी की हुई है, वरना क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। द स्फीयर इन बी इज अ प्लैनेट, तो जिसको स्फीयर स्फीयर बोल रहे थे वो एक प्लैनेट था। प्लैनेट का जो रेडियस है उसकी अब उन्होंने एक्चुअल वैल्यू आपको दे दिया, पहले खाली आर 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 कह रहे थे, अब उसको आर को उन्होंने एक्चुअल वैल्यू दे दी। प्लैनेट का मास जैसे खाली एम कह रहे थे, अब उस एम की उन्होंने आपको वैल्यू बता दी। और रॉक, रॉक का मास है इतना, और ये क्या कर रही है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द प्लैनेट, मूव्स टूवर्ड्स द प्लैनेट। सो प्लैनेट की तरफ एक रॉक आ रही है, और उसका डिस्टेंस जो है, इट इज चेंजेस फ्रॉम द प्लैनेट, चेंजेस फ्रॉम 4 आवर टू 3 आवर। अभी सारी बात को मैं अगर आपको विजुअलाइज करके दिखा दूं तो होपफुली आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। एक प्लैनेट है, तो इसी में बता देता हूँ, एक रॉक है जिसका मास है, I don't know, whatever the mass is, let's call it small m. Planet का mass capital M. This rock is moving from this point to this point. इतनी सी बात है बस। ये रॉक जो मैंने ग्रीन में दिखा दी, शुरू में कहाँ थी, इनिशियली एट 4 आवर फ्रॉम द प्लैनेट, उसका डिस्टेंस, और अब वो है 3 आवर पे आ रही है। क्या निकालना है, कैलकुलेट द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉक। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है ये। क्या करना है हमने, बात को गौर से देखो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालनी है। जीपी को निकालने के, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जीपीई एक पॉइंट पे निकालें, जीपीई एट 4 आवर निकाल लें, और आप जीपीई एट 3 आवर निकाल लें, और दोनों जीपीई को आप माइनस कर दें। अब मैंने 3 आवर को पहले लिखना है या 4 आवर को पहले लिखना है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन दी एंड। अगर मैं इसको यहाँ लिख लूँ और इसको यहाँ लिख लूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो सकता है माइनस में आ जाए, हो सकता है अभी माइनस में आए और वो लिखने से पॉजिटिव में आए। इन चीजों के बारे में ज्यादा परेशान मत होना। मैं साइंस माइनस और प्लसेस के अंदर गुम होने से आप ज्यादा परेशान होगे। अगर आप दो सिंपल बातें याद रखेंगे कि बस चेंज ऑफ एनर्जी निकालने के लिए दो एनर्जीज को माइनस करना है, वहां वाली और वहां वाली, और फिर जो भी आंसर है बस उसको आप पॉजिटिव में ही लिखो, उसको आप माइनस या प्लस में मत लिखो। हाँ, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि यार ये जो चेंज है ये इंक्रीज इन जीपीए या डिक्रीज है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी चीज जब टूवर्ड्स द प्लेनेट जाएगी उसकी जीपीई डिक्रीज होगी, बस ये बात याद रखो, और अगर अवे फ्रॉम द प्लेनेट जाएगी तो उसकी जीपीई इंक्रीज होगी, तो इस केस में डिक्रीज है। दैट्स जस्ट अबाउट इट, इससे ज्यादा आपने इसको कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। तो बेटा जीपीई का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, जी एम एम अपॉन डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे इस केस में ये डिस्टेंस हम 4 आवर डालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द प्लेनेट इज 4 आवर। माइनस साइन आप डालेंगे या नहीं डालेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर, सो फॉरगेट अबाउट द माइनस साइन, जस्ट टोटली फॉरगेट अबाउट इट। मैं यहाँ पे माइनस साइन डालूं, यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊं, फिर यहाँ पे माइनस साइन डालूं, फिर ब्रैकेट लगाऊं, एंड में तो जब मैंने आंसर का साइन देना ही नहीं है साथ में, तो क्या फर्क पड़ता है, राइट।
तो दोनों की वैल्यू निकालो और बस उसे सब्ट्रैक्ट कर दो और ये वाला माइनस साइन भूल जाओ। अब आपने कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यूज डालनी है। अच्छा, अब इसमें एक तरीका है इसको फर्दर आसान बनाने का। देखो, ये नंबर्स जो होते हैं इन चैप्टर्स के अंदर, ग्रेविटी वाले चैप्टर में, बस जरा अजीब अजीब से होते हैं। बड़े बड़े नंबर, कभी बहुत छोटे छोटे नंबर। इतना बड़ा नंबर है, आप पहले यहाँ भी डालेंगे, यहाँ भी डालेंगे। इतना बड़ा नंबर है, आपको यहाँ भी डालना पड़ेगा, यहाँ भी डालना पड़ेगा। इतना बड़ा नंबर है, आपको यहाँ भी डालना पड़ेगा, यहाँ भी डालना पड़ेगा। जी को यहाँ भी डालना पड़ेगा, यहाँ भी डालना पड़ेगा। बहुत बड़ा मसला है ना, ये हर चीज दो बार क्यों लिखें। तो आसान हमेशा यही हल होता है कि किसी भी चीज को अपना अपना टाइम बचाना है। कुछ लोगों को ये चीज आसान लगेगी कि वो क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले। कॉमन ले सकते हैं ना, बहुत सारी चीजें ले सकते हैं इसमें कॉमन, तो उससे क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं इसको सिंप्लीफाई करने, करते हैं सिंप्लीफाई, देखते हैं हो जाता है या नहीं। जी भी कॉमन ले सकते हो, कैपिटल एम भी कॉमन ले सकते हो, रॉक का मास भी कॉमन ले सकते हो, और आर भी कॉमन ले सकते हो। इतना सारा कुछ तो कॉमन ले सकते हो। एंड में जब सब कॉमन ले लिया तो अंदर बचा क्या, 1/4 माइनस 1/3। अब अगर मैंने 3 पहले लिखा होता तो शायद बेहतर होता, 1/3 माइनस 1/4 आ जाता। क्योंकि अगर आपको पता हो तो फ्रैक्शन 1/4 इज स्मॉलर, तो जब मैं छोटी से बड़ी चीज माइनस करूंगा, ओवरऑल मेरे आंसर के साथ माइनस साइन लग जाएगा। लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता ही नहीं है, ये तो चीजें मैं बाद में कर सकता हूँ कि माइनस साइन डालना है, प्लस साइन मुझे पता है, मैंने साइन डालना ही नहीं है, उन्होंने मांगा ही नहीं मुझसे। अच्छा, वो बाद में पूछ रहे हैं आपसे, उस काम को हम बाद में कर लेंगे। अब आप वैल्यूज डाल सकते हैं, जी की, एम की, आर की, और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 1/4 माइनस 1/3 कर देगा। ठीक है जी, तो अब वैल्यूज डालते हैं। क्या डालेंगे, 6.67 टाइम्स 10⁻⁻11। ये जी की वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी A2 पढ़ना स्टार्ट अभी भी किया है, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आपको याद है कि पेपर के शुरू में पहले पेज पे आपको कुछ कांस्टेंट्स गिवन होते हैं, जी की ये वाली वैल्यू गिवन होगी उसमें। लेकिन इसके हम इतने पास में प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी तक, जो रेगुलर है क्लास में उनको ये वैल्यू याद हो चुकी होगी। अच्छा, जी की वैल्यू डाल दी। अब आपने डालना है ये वाला एम, 6 टाइम्स 10⁻24। हर चीज ऐसा ही यूनिट में होना जरूरी है। फिर डालना है ये वाला मास, छोटा एम, रॉक का मास। फिर डालना है आर। अभी ऑलरेडी सब कुछ ऐसा ही यूनिट में, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये सब डाल के जगह बना लेता हूँ। आगे मल्टीप्लाई करना है 1/3 माइनस 1/4। इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, 1/3 माइनस 1/4 को भी अगर सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आता है, 1/3 माइनस 1/4। इससे आता है 1/12 आता है, 1/12। तो इसको यहाँ पे बस 1/12 लिख लेता हूँ यार, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस हो गया। तो बस इतना सा काम है। अब इसको वैल्यूज डालते हैं कैलकुलेटर में और आंसर निकालते हैं। मुझे कोई निकाल के जल्दी से कंफर्म करो चैट में क्या आंसर आ रहा है। जी, मेरे पास आंसर आ रहा है बेटा 1.77, जिसको आप 1.8 तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 10⁻10 जूल्स, ये मेरे पास आंसर आ रहा है। अब आप ये वर्किंग कर लो पहले, सुकून से, आराम से, जल्दबाजी के बगैर। A2 के अंदर एक चीज का आपको और बहुत मसला होगा, क्योंकि ये वर्किंग बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, तो इसमें बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करने से बहुत डर रहे होते हैं, बड़ा प्रॉब्लम चल रहा होता है, बहुत एग्जाम में भी डर रहे होते हैं। उसको डर को निकालने का एक ही तरीका, आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, पास पेपर्स की हाथ से लिख के प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, कैलकुलेटर में एक्चुअल डालें, सॉल्व करें मेरे साथ में। इसीलिए आपको टाइम दे रहा होता हूँ क्लास के अंदर, क्योंकि अगर आप सारा टाइम रिकॉर्डिंग्स देखने की आपको आदत पड़ जाए और आप बस लेक्चर में बैठ के सुन रहे हैं जैसे मूवी देख रहे हो, और फिर आप बोले हाँ भाई मुझे तो सब समझ में आ गया, आपको समझ तो आ जाएगा सब, लेकिन जब आप एग्जाम में एक्चुअली इतना कुछ लिख के इसकी वर्किंग करोगे और यहाँ पे कैलकुलेटर में सब डालोगे ना, आपका हाथ उतना तेज नहीं चलेगा। यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी प्रोन टू मेकिंग मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स स्पेशली, जो कि सबसे स्टूपिड तरीका है मार्क्स लूज करने का।
तो मैं पहले से ही पहले दिन से ही बोल रहा हूँ साथ साथ, प्लीज 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 प्रैक्टिस विद मी। इफ यू एवर मिस अ क्लास एंड यू वॉच द रिकॉर्डिंग, तो फिर मैं पास पर जो करवा रहा हूँ या जो मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, उसको कैलकुलेटर हाथ में रख के, कॉपी पेंसिल साथ में रख के जो है वो रिकॉर्डिंग देखो, जिसमें तुम साथ साथ कर रहे हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग को भी ऐसे ही देखा करो जैसे लाइव देख रहे हो, वरना फायदा नहीं है। ओके, now let's read this question and I want everyone to just answer this question one line में। इंक्रीज है, डिक्रीज है, स्टेज द सेम है, और उसके बाद वाई रीजन दे दो। सो आई जस्ट वांट यू टू आंसर दिस सिंपल क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी आपको विजुअलाइजेशन दे चुका हूँ कि रॉक प्लैनेट के करीब आ रही थी, रॉक प्लैनेट के करीब आ रही थी। ये आपको बात पता चल गई। अब बस इतनी बात को याद रखो और मुझे जवाब दो इस सवाल का। स्पीड के बारे में पूछ रहा हूँ, just take 2 minutes and answer this question। आंसर सबने देना है, इंक्रीज, डिक्रीज या स्टेज द सेम, एंड सेकंड थिंग व्हाई। बहुत सिंपल है, एक लाइन का आंसर है, बताओ प्लीज। आपने मुझे बताया है कि डिक्रीज, लेकिन वो किस चीज को डिक्रीज कर, वो पूछ किस चीज कर रहे हैं अलीशा? आपने ये गौर किया कि किस चीज का वो डिक्रीज पूछ रहे हैं? स्पीड के बारे में वो आपसे सवाल कर रहे हैं। सो स्पीड इज रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी? फर्स्ट थिंक अबाउट दैट। स्पीड अगर आप कह रही हो डिक्रीज होगी, इसका मतलब आप कहना चाह रही हो कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। अब याद रखो, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने के लिए जीपी के साथ क्या आना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। सो द वे टू आंसर दिस क्वेश्चन इज टू मेक द कनेक्शन बिटवीन थ्री थिंग्स। स्पीड किस चीज से रिलेटेड है बेटा? स्पीड, आप स्पीड के बारे में बताना चाह रहे हो, तो इसका रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी से। अगर आपको पता चल जाए काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही, तो आप कह सकते हो स्पीड भी बढ़ रही है, और वट एवर। और काइनेटिक एनर्जी का लिंक है जीपीई के साथ। अब आपने देखा टुवर्ड्स द प्लेनेट आ रही है, तो क्या चीज डिक्रीज हो रही है? जीपीई डिक्रीज हो रही है। जीपीई जब डिक्रीज होगी तो वो कन्वर्ट हो रही है ना किसी चीज में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड रॉक की बढ़ेगी। होपफुली ये सबको क्लियर हो गई बात। ऑलराइट, क्लियर है? चलो, अभी मैं फिलहाल आज का लेक्चर आई थिंक यहाँ पे रोक देता हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाने बैठ जाऊंगा तो वो लंबा हो जाएगा। मैंने ये करवाना था नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट क्लास के शुरू में मैं ये वाला सवाल करवाऊंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, एक दो और करवा दूंगा। 2-3 मैं इसमें से पहले ही करवा चुका हूँ, 3 क्वेश्चन पहले करवाए थे, आज एक और किया है इस सेक्शन में से, और एक और मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगा, एक या दो और। तो उसके बाद हमने सर्कुलर ऑर्बिट्स पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। थ्योरी वाइज ये सबसे छोटा पार्ट है। इसमें सबसे आपको पढ़ने में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, शायद एक्सप्लेन करने में 20 मिनट लग जाए मैक्सिमम अगली क्लास के अंदर। लेकिन इसके क्वेश्चंस जो है वो आप देखो तो मैंने सबसे ज़्यादा डाले हैं, और मैंने इन सारी फाइलों में बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन डाले। अब आप नोटिस करें कि पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा सवाल सर्कुलर ऑर्बिट से रिलेटेड ही आए हैं। बाकी दोनों सेक्शंस में 5 या 6 क्वेश्चन है, इसके अंदर 10 क्वेश्चन है। इसका क्या मतलब हुआ? ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्टेड पार्ट है इस चैप्टर का, सर्कुलर ऑर्बिट्स। सैटेलाइट्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ना है नेक्स्ट क्लास के अंदर, विच इज़ ऑल रिलेटेड टू ग्रेविटी। सो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा उससे पहले, तब तक ही। सो सी यू टिल देन। और जिन्होंने मुझे कंफर्मेशन भेजनी है, एक दो लोगों ने कंफर्म यहाँ पे, जैसे राहिवा आप हो, आपने मुझे कंफर्म करना है बेटा अब क्लास के फ़ौरन बाद कि क्या सीन है आपका आगे। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज़।